Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss about the treatment of poison, okay, by modern way. आयुर्वेदा वे जो कि पर्टिकुलर पॉइजन यानी कि विष को ट्रीट करने के लिए जो उनका जो तरीका है, ओके, मैंने उसको भी पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस किया, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एज पर आयुर्वेदा वे, ओके, आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव व्यू. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एज पर मॉडर्न व्यू. जो पर्टिकुलर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था कि आयुर्वेदा में किस वे से पर्टिकुलर विषयों की या फिर पॉइजन की जो ट्रीटमेंट की जाती है वो उसमें अलग अलग तरीके बताए गए. उसमें 24 वेज बताए गए. वहाँ पे वो इंसाइज करते किसी पार्ट को, बाद में उसको सक करते, ओके. देन बहुत सारे उसमें तरीके बताए गए. लेकिन प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न का जो तरीका बताया गया है वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ओके, और यूज़फुल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ओके. एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स और दिस वे, ओके, इंस्टेड ऑफ आवर आयुर्वेदिक में. जो ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन इन आवर मॉडर्न नाउ डेज देखिए, रिससिटेशन, रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, यूज ऑफ एंटीडोट, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, ट्रीटमेंट ऑफ symptoms and other complications, okay, maintenance of the general health of the patient. So these are the points ultimately we are controlling here, okay, in our the treatment, okay, or treatment point of view we are covering, or we are giving the resuscitation, we are giving the endotracheal intubation, or you can say we are providing the artificial ventilation, okay, the removal of unabsorbed poison by stomach wash, or you can say gastric lavage, we are giving the gastric lavage. So number of ways are there by which we will see these points, okay, in this particular class. Use of antidotes. Antidote is nothing but physical antidote, chemical antidote, then universal antidote. तो बहुत सारे एंटीडोट्स बताए गए जो कि क्या करते हैं, जो पॉइजन अल्टीमेटली बॉडी में जो रहता है ना, वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है. दैट इज कॉल्ड एज एंटीडोट. यहाँ पे पर्टिकुलर जो पॉइजन में जो वे बता रहा हूँ ट्रीट करने का, ये एक स्पेसिफिक पॉइजन के लिए नहीं है, ये कॉमन पॉइजन के लिए. कोई भी पॉइजन अगर सोर्स पता नहीं है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द सोर्स ऑफ पॉइजन और विच पॉइजन हैज़ इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, ओके, और पुट इनसाइड द बॉडी, देन वी कैन यूज़ दिस नॉर्मल और कॉमन वे, ओके. अगर हमें कोई पॉइजन पता, अगर किसी स्नैक्स ने अगर बाइट किया है, डेफिनेटली वी विल गो टू द एंटी वेनम, ओके, दैट इज़ नथिंग बट एंटी वेनम, एंटी स्नैक वेनम जो भी कुछ रहते हैं, मोनोवैलेंट एंटी स्नैक वेनम, पॉलीवैलेंट एंटी स्नैक वेनम, ओके, जो भी कुछ वहाँ पे रहेंगे हम उसको देंगे. लेकिन एटलीस्ट अगर हमें सोर्स पता नहीं है या फिर पॉइजन कौन सा पुट किया है, कौन सा इंजेक्ट किया, अगर ये पता नहीं है और हम किसी स्पेसिफिक वे को अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो पेशेंट को या फिर पेशेंट के बॉडी को हार्म करेगा. और पॉइजन में आपको एक चीज़ याद रखना है कि डेफिनेटली जो एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं ना, पॉइजन के जो एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं उनको पहले कंट्रोल करना रहता है. ये जो पॉइजन है उसको बाद में कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो एसोसिएटेड जो सिम्टम्स है उसको पहले कंट्रोल करना ज़रूरी होता है. क्योंकि बहुत सारे पर्टिकुलर डेथ के केसेस होते हैं पॉइजन के. वहाँ पे क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं ना उस पर्टिकुलर पॉइजन की वजह से, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है, ओके. जैसे कि एग्जांपल दूँ कि स्नैक बाइट्स का अगर कोई पॉइजनस का अगर केस आता है, तो बहुत सारे जो स्नैक बाइट्स हैं, रसल वाइपर है, ओके, सॉ स्केल्स वाइपर है, किंग कोबराज हैं, सी स्नैक्स हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे स्नैक के. तो उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि स्नैक, कोई भी स्नैक, पॉइजनस स्नैक और नॉन पॉइजनस, दो कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन होता है हमारे स्नैक का. तो कोई भी स्नैक अगर पॉइजनस स्नैक अगर कोई भी बाइट किया हो तो डेफिनेटली उसका जो एक सिम्टम होता है ना, वो जनरलाइज सिम्टम होता है, पूरे बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है. जनरलाइज बॉडी एक होगा, स्वेलिंग्स होता है, ओके, ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, जो लोकल जहाँ पे बाइट हुआ रहेगा लोकलाइज पेन बहुत ज़्यादा होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है, ओके, बर्निंग सेंसेशन पेन होता है, देन हेमोरेजिक अटैक भी होता है. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राउजीनेस, ओके, डिजीनेस, ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये जो सिम्टम्स है ना, इनको पहले ट्रीट करना ज़रूरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को अश्योर करते कि ये जो पर्टिकुलर जो आपको बाइट हुआ है, यू विल डेफिनेटली क्योर बाय दिस पर्टिकुलर वे व्हाट वी आर गिविंग टू यू, ओके. तो रीअश्योरेंस वहाँ पे हम पर्टिकुलर देते हैं. फ्लूइड थेरेपी देते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर पॉइजन की वजह से अगर हेमोरेजिक अटैक आता है, बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, तो वी आर गिविंग द फ्लूइड थेरेपी, वी आर गिविंग द मॉर्फिन एज पेन किलर, ओके. बहुत सारे ऐसे वे रहते हैं. हम पहले सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बाद में जो पॉइजन पुट किया गया उसको हम ट्रीट करते हैं. डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्रीटिंग द
पॉइजन एसोसिएटेड सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स को पहले ट्रीट करना ज़रूरी होता है इंस्टेड ऑफ आवर ट्रीटिंग द मेन पॉइजन। ओके, बिकॉज पॉइजन को ट्रीट करने जाएंगे और जो सिम्टम अगर पेशेंट को रहेगा, डेफिनेटली पेशेंट विल इन कोलैप्स और विल मे लीड इन कोमा एज वेल। ओके, और डेथ भी हो सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है इसको हम पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे। ये देखिए रिससिटेशन में क्या कवर होता है। रिससिटेशन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स एंड जो हार्ट की जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, एश्योर करके या फिर उसको हम बिल्डअप करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड रिससिटेशन। तो रीबिल्डअप ऑफ लंग्स एंड हार्ट, दैट इज कॉल्ड रिससिटेशन। तो उसको हम किस किस तरीके से करते हैं, देखिए रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन देना है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो ट्रेकियल ट्यूब होता है ना, लारिंगोस्कोप से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लारिंगोस्कोप हम पहले लारिंगोस्कोप से लारिंग्स को विजुलाइज करते हैं एंड बाद में हम उसमें पर्टिकुलर एक एंडोट्रेकियल ट्यूब पुट करते हैं और एंडोट्रेकियल ट्यूब हम अल्टीमेटली ऑक्सीजन सोर्स से अटैच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना उसके डायरेक्टली उसके लंग्स को मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो पॉइजनस के जो केस होते हैं वहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया कि न्यूरोलॉजी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रीट कर रहे हैं अभी, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट स्टार्ट होता है रिससिटेशन से। यहाँ पे पॉइजन को ट्रीट किया गया नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या ट्रीट किया गया, रिससिटेशन, यानी कि जो सिम्टम्स है लंग्स एंड हार्ट जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर रहे हैं कोलैप्स होने से। ओके, तो लंग्स एंड अगर हार्ट अगर ये कोलैप्स हो गया तो डेफिनेटली ब्रेन स्टेम डेथ हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो सकती है, डेफिनेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। ओके, इसीलिए लंग्स एंड हार्ट को हम पहले पर्टिकुलर बिल्डअप करते हैं। क्यों बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉइजन अगर बंदा लेता है या फिर कोई भी बाइटिंग होती है, ओके, स्नेक बाइट है, रैट बाइट है, जो भी कुछ बाइट है, पर्टिकुलर जो पॉइजनस जो बाइट होते हैं, ओके, उसमें न्यूरोलॉजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं, हिमेटोटॉक्सिक सिम्टम आते हैं। ओके, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि लंग्स जो एंड हार्ट, ओके, अगर कोई पॉइजनस अगर मैंने आपको अभी जस्ट मैं बता ही रहा हूँ कि डेफिनेटली कोई भी पॉइजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइजन एसोसिएटेड सिम्टम्स को हमें ट्रीट करना है। पॉइजन को हम बाद में ट्रीट कर लेंगे, लेकिन एसोसिएटेड सिम्टम को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करना है। तो कोई पॉइजन अगर डेफिनेटली लिया गया है तो हिमेटोटॉक्सिक या फिर हिमेटॉक्सिक जो एजेंट होते हैं वो बॉडी में चला जाता है, न्यूरोटॉक्सिक एजेंट चले जाते हैं। ओके, पॉइजन बाइट अगर कोई स्नेक बाइट है या फिर कोई पॉइजन अंदर से लिया गया है तो वो न्यूरोटॉक्सिक होगा या फिर हिमेटोटॉक्सिक होगा। हिमेटॉक्सिक होगा तो क्या करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कोलैप्स करेगा, हिमोरेजिक अटैक करेगा, ब्लड लॉस करेगा। तो ब्लड लॉस करेगा तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएगा, लंग्स के ऊपर जाएगा, हार्ट के ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स एंड हार्ट को हम बिल्डअप कर रहे हैं इन आवर रिससिटेशन। रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल डेंचर, इंसर्जन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, ओके, दिस प्रोवाइड द ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच कराते हैं एंड बाद में क्या होता है उसका डायरेक्टली आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम कर रहे हैं। ओके, गिव नैलोक्सोन इफ रेस्पिरेशन स्टार्ट टू सीज, चेक आर्टेरियल ब्लड गैसेस रेगुलरली, आपको रेगुलर चेकअप करना रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, वो 6.5 किलो जो पास्कल है इसकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इससे ज़्यादा मोर देन नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमें रेगुलरली इसको चेक करना रहेगा। पेशेंट शुड गेट फ्री एंड प्योर ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व ब्लड प्रेशर रेगुलरली। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। हाइपोटेंशन कंडीशन नहीं जानी चाहिए। हाइपोटेंशन अगर जाता है, पल्स अगर कम हो रहा है, बीपी अगर कम हो रहा है, डेफिनेटली वो अश्योर कर रहा है कि हिमोरेजिक कंटिन्यू, यानी कि ब्लड लॉस कंटिन्यू हो रहा है, इंटरनली ब्लड लॉस कंटिन्यू हो रहा है। अगर बाहर के साइड या फिर आउटसाइड एक्सटर्नली हिमोरेजिक अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, डेफिनेटली वो इंटरनल हिमोरेजिक अटैक हो रहा है। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड थेरेपी, पल्स रेगुलेशन, बीपी रेगुलेशन, ओके, ये कंटिन्यू हमें करना रहेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम पर्टिकुलरली ये देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, उसके पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम मोर देन नहीं कर रहे हैं। तो चेक आर्टेरियल ब्लड गैसेस रेगुलरली एंड दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड नॉट एक्सीड 6.5 किलो पास्कल। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। Removal of unabsorbed poison, absorption of this depend upon the route of its administration, definitely depend on the route of administration, by which route it is taken. Depending on that route we are particular treating the poison case. Okay, for contact poison, first of all ये देखिए in vitriolage, insertion of this into the rectum or uterus, then washing has to be done first with the fresh water and do nullify it by appropriate proper antidote. chemical antidote से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्राइमरी जो मेथड बताया गया है वो वॉशिंग। ओके, वॉश द कॉन्टेक्ट पॉइजन पार्ट और साइड विथ अ फ्रेश वाटर। ओके, इन विट्रियोलेज सल्फ्यूरिक एसिड,
जो थ्रो करते हैं माउथ के ऊपर, ओके, एक पर्टिकुलर जो रिगेन या फिर जो भी कुछ विट्रोलेज के केसेस आपने सुना भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं हम एक पर्टिकुलर लेडी के ऊपर थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्यूटी वगैरह जो रहती है उसकी लॉस हो जाती है। तो विट्रोलेजेस के केसेस में या फिर अगर कोई पॉइजन या फिर विष अगर रेक्टम या फिर यूट्रस में अगर प्लेस किया गया है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग करना है, ओके। तो वॉश द साइट विद द फ्रेश वाटर एंड नलीफाइड बाय विद दिस अप्रोप्रिएट केमिकल एंटीडोट। तो केमिकल एंटीडोट, फिजिकल एंटीडोट और यूनिवर्सल एंटीडोट वो आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली इफ यू वॉच दिस पर्टिकुलर कंटिन्यू वीडियो, ओके। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विच डिपेंड ऑन द रूट ऑफ इट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉन्टैक्ट पॉइजन में मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर से आपको वॉश करना है। इनहेल पॉइजन में देखिए, इमीडिएट मूव द पेशेंट इन गुड एयर और ऑक्सीजन फैसिलिटी कंपार्टमेंट और एरिया। गैदरिंग ऑफ पीपल शुड बी रिप्लेस टू प्रिवेंट द सफोकेशन, ओके, बिकॉज इनहेल पॉइजन है। इनहेल पॉइजन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, लंग्स कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो डेफिनेटली पेशेंट को हमें मूव करना रहेगा गुड एयर या फिर गुड ऑक्सीजन के सोर्स के पास, ओके। गैदरिंग ऑफ पीपल शुड बी रिप्लेस टू प्रिवेंट द सफोकेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमें देना रहता है। इन इंजेक्टेड पॉइजन अरिष्ट बंधना मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट और बैंडेज हैज़ टू बी यूज टू प्रिवेंट द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द विषयुक्त ब्लड और विष कंटेनिंग ब्लड, ओके। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी मेथड बताएगा कि इंसीजन फॉलोड बाय सक्शन एंड ब्लड लेटिंग ऑल्सो सीन यूजफुल इन सच काइंड ऑफ केसेस। इंजेक्टेड पॉइजन केसेस में दो वे बताया गया, एक तो अरिष्ट बंधना यानी कि जो टॉर्निकेट या फिर जो टाइट बैंड जो हम अप्लाई करते हैं अबो टू इंजेक्टेड साइट के ऊपर, ओके। तो वो इंजेक्टेड पॉइजन का पर्टिकुलर वे है उसको ट्रीट करने का। सेकेंड बताया गया कि इंसीजन करना, जहाँ पे बाइट हुआ है उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना है, हमें इंसाइज करना है, उसको क्या करना है, कटअप करना है। कटअप करने के बाद उसको सक करना है, सकअप करने के बाद उसको ब्लड लेटिंग करना है, ओके, लीस्ट थेरेपी देना है। तो इससे क्या हुआ कि जो आपने जो टॉर्निकेट ऊपर टाई किया है ना, और टॉर्निकेट टाई करने के बाद जो ब्लड उस पर्टिकुलर एरिया में जो अभी स्टैग्नेंट है वो ब्लड एटलीस्ट बाहर निकल जाएगा। उस पर्टिकुलर ब्लड में बहुत सारे पॉइजनस हैं, ओके। तो ये जो इंजेक्टेड पॉइजन है, अगर इंजेक्टेड पॉइजन का केस अभी इंजेक्ट किया है किसी स्नैक ने या फिर किसी स्कॉर्पियन ने या फिर किसी रैट ने, और अभी इमीडिएटली पेशेंट के रिलेटिव वगैरह रनअप करके उसको अगर लेके आते हैं 10 to 14 मिनट 10 to 15 मिनट वगैरह, ओके। तो वहाँ पे क्या रहता है कि हमें इमीडिएटली क्या रहता है, अरिष्ट बंधना या फिर टॉर्निकेट वगैरह अप्लाई करके लीस्ट थेरेपी या फिर ब्लड लेटिंग वगैरह से हम क्या करते हैं, वहाँ के जो स्टैग्नेंट जो ब्लड होगा, ओके, उसको हम निकाल देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ जो विष होता है वो, जो फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ जो पॉइजन होता है वो नहीं होता है, ओके। तो इन इंजेक्टेड पॉइजन वी हैव टू अप्लाई द टॉर्निकेट ओवर द अफेक्टेड पार्ट और साइड अबो टू द बाइट साइड, ओके, एंड देन फॉलोड बाय द इंसिजन। इन इंजेस्टेड पॉइजन मोस्ट सिंपल रूट टू इंजेस्ट, ओके, एंड दैट्स वाई ये होमिसाइडल और सुसाइडल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। किसी को अगर हमें डाई करवाना है या फिर खुद अगर डाई होना है, सुसाइडल या फिर होमिसाइडल, बोथ पर्पज़ के लिए इंजेक्टेड पॉइजन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल रूट है। अगर इस सोर्स से या फिर इस पर्टिकुलर रूट से अगर कोई पॉइजन अंदर गया है, अगर इंजेस्ट हुआ है, तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे पर्टिकुलर स्टमक वॉशिंग देना पड़ता है, ओके, या फिर जो फ्लूइड है, ओके, जो पर्टिकुलर जो कंटेंट है उसको हम बाहर निकालते हैं, गैस्ट्रिक लवाज एंड गैस्ट्रिक वॉशिंग वगैरह हम करते हैं। तो मोस्ट सिंपल रूट है टू इंजेस्ट, एंड दैट्स वाई ये इसके जो केसेस होते हैं, इंजेस्टेड पॉइजन के जो केस होते हैं बहुत ही ज़्यादा केस होते हैं। एंड मोस्ट सिंपल वे टू ट्रीट इट ऑल्सो, बिकॉज फॉर विच और पॉइजन इज टू बी अब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, इट टेक्स सम टाइम एंड रिमूव एज सुन एज बाय इंड्यूसिंग वोमिटिंग और डूइंग द स्टमक वॉश। तो वोमिटिंग इंड्यूस करके और पर्टिकुलर स्टमक वॉश करके, ये दो वे से हम इंजेस्टेड पॉइजन के केस को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग इज बेटर इफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इज सीन, okay. First of all, first step is induction of vomiting. In any ingested poison, this should be done within 4 to 6 hours of injection of poison, okay. That you have to remember. अगर पेशेंट ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, 6 to 8 आवर अगर ऑलरेडी डन हो गया है, then you will not perform this vomiting or you will not perform a gastric lavage वगैरह, okay, because already whatever the content of stomach or whatever the ingested poison is enter in the stomach, that is already passed in the intestine and all that is absorb normally, okay. वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो चुका है, हमें ऐसा एश्योर
या फिर हमें ऐसा कंफर्म कर देना चाहिए अगर वो 6 to 8 आवर अगर हो जाता है तो, क्योंकि पूरे डाइजेशन होने के लिए 5 to 6 आवर का टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। और 2 to 3 आवर में अगर पेशेंट अगर आता है तो डेफिनेटली ऐसा रहता है कि जो पॉइज़न है वो स्टमक में अभी भी है। ओके, तो उसको निकालने के लिए वोमिटिंग वगैरह इंड्यूस करते हैं या फिर गैस्ट्रिक लवाज, यानी कि गैस्ट्रिक के जो कंटेंट होते हैं उनको हम वॉश आउट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट देकर, या फिर बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं लुकम वाटर देकर, बहुत सारे ऐसे अगर एसिड का अगर केस आता है तो उसको हम अल्कलाइन कंडीशन देकर, या फिर अल्कलाइन या फिर बोलते हैं ना अल्कली अगर किसी पेशेंट ने कंज्यूम किया तो उनको हम एसिड वगैरह देकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, तो ये अलग अलग वेज होते हैं जिनके जैसे क्या होता है कि जो भी गैस्ट्रिक या फिर स्टमक के ना जो कंटेंट है ना उनको हम नलीफाई कर रहे हैं, वो पॉइजन को हम नलीफाई कर रहे हैं इन स्टमक। ओके, तो इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग इज़ बेटर इफ़ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इज सीन। लेकिन ये जो वोमिटिंग को इंड्यूस करना, ये जो हम वोमिटिंग जो इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूसिंग ऑफ वोमिटिंग दैट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ कोरोसिव पॉइजन केसेस। आइदर एसिड और अल्कली कोई भी हो। ओके, आपको दोनों ही कोरोसिव पॉइजन में आपको इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग ये नहीं करना है। ओके, या फिर अगर पेशेंट ऑलरेडी इन ड्राउजीनेस में है या फिर कोमा कंडीशन में है, या फिर वो चिल्ड्रन है, या फिर कन्वल्सिव स्टेज में है। ओके, दिस आर द कंडीशन वेयर यू विल नॉट परफॉर्म दिस काइंड ऑफ वोमिटिंग। ओके, और विल नॉट इंड्यूस द वोमिटिंग इन सच काइंड ऑफ पॉइजन केसेस और इन सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट। ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन कोरोसिव पॉइजन केसेस, कोमा, चिल्ड्रन, कन्वर्जन। ओके, तो इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग इज बेटर इफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन सीन इन 2 to 3 आवर। ओके, डेफिनेटली वी कैन डू दिस। लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है कि कोरोसिव पॉइजन में डेफिनेटली विल नॉट परफॉर्म दिस वोमिटिंग, बिकॉज कोरोसिव पॉइजन अगर वोमिटिंग अगर इंड्यूस कराएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो पूरे जो इसोफेजियल जो म्यूकोजा है उसको बर्न कर देगा। ओके, उसमें परफोरेशन कर सकता है। तो बहुत सारे, या फिर एस्पिरेशन ऑफ दिस पॉइजन में इनटू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल। ओके, तो वो भी हो सकता है। एस्पिरेशन मतलब जो भी कंटेंट आप एस्पिरेट करोगे या फिर जो भी कंटेंट आप पर्टिकुलर बाहर निकालोगे, तो ऐसा हो सकता है कि देयर में चांसेस कि काइंड ऑफ ड्रॉप अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर जाता है ना, अगर ट्रेकिया में जाता है, डेफिनेटली इट विल एंटर इनटू द एल्वेलाई। ओके, और वहाँ पे रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकता है। तो ये सभी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इसोफेजियल अल्सर या फिर परफोरेशन या फिर एस्पिरेशन ऑफ दिस पॉइजन इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी को प्रिवेंट करने के लिए दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज, ये देखिए, इफेक्टिव एमिटिंग एजेंट फॉर दिस वोमिटिंग एजेंट फॉर द इंड्यूसिंग ऑफ वोमिटिंग। तो इपिकाक चूर्ण और इपिकाक पाउडर एंड इपिकाक सिरप। इपिकाक जो पाउडर है 1 to 2 ग्राम एंड इपिकाक सिरप जो कि 30 ml है। ओके, 30 ml इन चिल्ड्रन, हाफ ऑफ दिस 15 ml या फिर 1 ग्राम, इतना आपको देना है। ये जो पर्टिकुलर ये जो चूर्ण या फिर जो पाउडर है आपको ल्यूकम वाटर में मिक्स करके आपको देना है। ओके, और इस सिरप वगैरह आप डायरेक्टली दे सकते हो। एक्शन बाय दिस इज स्लो। तो ये देखिए, जिंक सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट इनके 1 to 2 ग्राम पाउडर आपको मिक्स करना है इन 200 ml ऑफ वाटर। ये भी आप दे सकते हो, जिंक सल्फेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। ओके, इपिकाक पाउडर, इपिकाक सिरप, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वे होता है ये बहुत ही यूज़फुल हमारा एमिटिंग एजेंट है। एपिकाक पाउडर एंड एपिकाक सिरप। एपिकाक सिरप 30 ml एंड एपिकाक जो पाउडर है वो 1 to 2 ग्राम आपको देना है। ओके, इफ़ इट फेल टू डू वोमिटिंग इमीडिएट रिमूव इट बाय राइस ट्यूब। अगर ये फेल्स हो जाता है, ये थेरेपी, ये जो आप तरीके जो पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हो, तो ये कंटेंट को डेफिनेटली आपको इसको रिमूव करना है। ओके, बाय अप्लाइंग अ स्टमक ट्यूब या फिर राइस ट्यूब। ये इसके उसके थ्रू आपको क्या करना है, जो अभी आपने पुट किया है या फिर बंदे ने जो कंज्यूम किया है, ओके, पाउडर को आप पाउडर ने, ये जो 1 to 2 ग्राम जो पाउडर है लुकम वाटर के साथ मिक्स करके जो भी बंदे ने लिया है, फिर जो पेशेंट ने लिया है, या फिर सिरप जो बंदे ने लिया है, इनको इमिडिएटली हमें क्या करना है, निकालना है इफ़ इट फेल टू डू वोमिटिंग। ये देखिए, एपोमॉर्फिन 6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस डायरेक्टली ट्रिगर द वोमिटिंग सेंटर। रिमेंबर इट इज़ डेंजरस इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट। तो एपोमॉर्फिन भी दे सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फॉर यूजिंग दिस एपोमॉर्फिन। ओके, तो एपिकाक पाउडर, एपिकाक सिरप, जिंक सल्फेट पाउडर या फिर अमोनियम कार्बोनेट पाउडर या फिर एपोमॉर्फिन, ये सभी जो ड्रग्स है, ओके, या फिर ये सभी जो एमिटिंग एजेंट है, वी कैन यूज़ इन आवर वोमिटिंग। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि अगर वोमिटिंग इंड्यूस नहीं होती है बाय यूजिंग दिस ड्रग, ओके, तो इसका रिमूवल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
Then next, after omitting stomach wash is necessary, it should done by stomach tube, okay, or Ryle's tube, done within 4 to 6 hours after ingestion of poison may save the person. No use of after 4 to 6 hours of ingestion of poison. मैंने जैसे आपको बताया कि 4 to 6 आवर के बाद डेफिनेटली उसका पूरा जो पॉइजन है वो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, ओके, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया है, तो उसको रिमूव करना स्टमक वॉश से वो पर्टिकुलर कोई वेट या फिर कोई तरीका नहीं है, ओके। तो नो यूज़ ऑफ दिस टेक्निक्स और नो यूज़ ऑफ दिस गैस्ट्रिक लवाज और स्टमक वॉश आफ्टर 4 to 6 hours of ingestion of poison. After inducing of vomiting or vomit also there is some which still stick to the mucosa of stomach and that may remove by this procedure. स्टमक वॉश से वोमिटिंग इंड्यूस करा दिया, वोमिटिंग इंड्यूस कराने के बाद जो पॉइजन था डेफिनेटली वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्टिल देयर इज सम पॉइजन विच इज स्टिक टू द लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा एंड टू रिमूव दिस स्टिक लाइनिंग और यू कैन से स्टिक पॉइजन ओवर द लाइनिंग ऑफ पॉइजन म्यूकोजा, इनको हम स्टमक वॉश से निकाल सकते हैं, ओके। तो आफ्टर ये जो वोमिटिंग है, ओके, जो कुछ म्यूकोजा के ऊपर जो पॉइजन स्टिक हुए रहते हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं बाय दिस गैस्ट्रिक लवाज, ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन कोमा, चिल्ड्रन एंड कन्वल्सिव पेशेंट, अगेन स्टमक वॉश नहीं करना है। यहाँ से करोसिव पॉइजन का जो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन था वो निकल गया, ओके। ये देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन जो था वो निकल गया, क्योंकि स्टमक वॉश में अगर वो करोसिव पॉइजन केस होता है तो उसमें हम स्टमक वॉश करते हैं, ओके। आइदर वो एसिड का हो, केरोसिन का हो, या फिर वो कोई फिनोल का हो, केरोसिन का हो, कोई भी हो, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड हो, केरोसिन हो या फिर फिनोल हो, कोई भी अगर ये सभी पॉइजन को अगर कंज्यूम किया कोई अगर बंदा करता है, ओके, डेफिनेटली हम इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टमक वॉश करते हैं। स्टमक वॉश इज यू कैन डू एनी पॉइजन, ओके। तो प्रोसीजर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक वॉश करने के लिए आपको पेशेंट को लाई करना रहता है पार्शियली प्रोन पोजीशन में, रिकम्बेंडेंट पोजीशन में। अप्लाई सूथिंग एजेंट एट लोअर एंड ऑफ द रबर ट्यूब, बाय मार्क एरिया वी कैन एसेस द एंट्री साइड एट डेस्टिनेशन। बस आपको इतना इसमें याद रखना है कि ये देखिए, इनिशियली आपको 500 ml आपको देना है आफ्टर कन्फर्मिंग द ट्यूब। आफ्टर कन्फर्मिंग द ट्यूब मतलब जो ट्यूब आप इंसर्ट करोगे ना स्टमक के अंदर, वो ट्यूब आपका स्टमक में जा रहा है या फिर इसोफेगस में है या फिर स्टमक में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, तो उसको एसेस करने के लिए आपको वहाँ पे इमीडिएट एक्सरे वगैरह लेते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर एक साउंड जो होता है ना उसको हम हियर करते हैं ओवर द एपिगैस्ट्रियम। तो यहाँ पे क्या बताएगा कि पोर द लुकम वाटर और विष प्रतिकारक औषधि। विष प्रतिकारक औषधि मतलब क्या होता है? विष प्रतिकारक औषधि मतलब क्या होता है? जो भी पर्टिकुलर जो पॉइजन है जो उसको नलीफाई करेगा, ओके। अगर पॉइजन का सोर्स पता नहीं है तो पोटेशियम परमैंगनेट, लुकम वाटर ये आप यूज़ कर सकते हो, ओके, इनटू द स्टमक। एंड आफ्टर रिमूविंग सम ऑफ ओमिटस फ्रॉम द स्टमक अगेन ऐड लुकम वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 500 ml आपको उसमें डालना है, ओके। 500 ml आपको कंटिन्यू डालना है लुकम वाटर, या फिर जो भी आप विष प्रति कारक या फिर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पॉइजन जो आप मेडिसिन या फिर जो ड्रग यूज़ कर रहे हो, आपको उतना 500 ml आप कंटिन्यू डालना है, ओके। एंड कलेक्ट इन प्रॉपर कंटेनर। पानी डालने के बाद जो भी कुछ आपको बाहर निकलेगा आपको प्रॉपर कंटेनर में कलेक्ट करना है। आफ्टर रिमूविंग सम ऑफ ओमिटस फ्रॉम स्टमक, this one will send for the chemical examination. Again you have to give the lukewarm water or KMnO4 solution in 1 ratio 10,000 ratio 1 gram in 1 liter of water। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पाउडर होगा आपको उसमें 10,000 के रेशियो में आपको ऐड करना है, ओके। तो मिलीग्राम 1 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इतना आपको करना है, ये रेशियो मेंटेन करना है। 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर यू हैव टू यूज़ इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके। एंड 500 ml आपको क्या करना है, इनिशियली आपको डालना है या फिर पर्टिकुलर स्टमक में ऐड करना है। एंड जैसे ही कुछ ओमिटस के रूप में या फिर अगर कुछ बाहर आता है, एंड थोड़ी देर के बाद हमें फिर से 500 ml कंटिन्यू डालते रहना है। कब तक डालना है? जब तक हमें सिर्फ वो पॉइजन when we will stop this particular stomach wash, until unless we will not get a particular what we are adding, okay। अगर वो हमें पूरा एसिडिस मिल जा रहा है तो तब तक हमें वो पर्टिकुलर स्टमक वॉश करते रहना है, ओके। तो 500 ml शुड बी पास थ्रू द फनल एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ स्टमक ट्यूब, रिमूव बाय सक्शन मेथड ऑफ बाय सिरिंज, ओके। फॉर चिल्ड्रन लो डायमीटर ट्यूब हैज़ टू बी यूज, ओके। सक्शन मेथड से इसको सक्शन मेथड बाय सिरिंज से आपको इसको निकालना है। जो ट्यूब रहेगा ना, जो ट्यूब स्टमक एंड का जो ट्यूब है वो तो स्टमक में रहेगा, और जो पेशेंट एंड जो रहेगा, जो बाहर के साइड वाला जो एंड होगा, ओके,
उस ट्यूब में आपको सिरिंज डालना है और उसको क्या करना है, सक करना है। तो सक करने का रिजल्ट ये होगा कि जो ट्यूब में जो पॉइजन होगा डेफिनेटली वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑप्टेन ओमीटर इज यूजफुल टू इवेलुएट द टाइप ऑफ पॉइजन और विश इट इज सेंट टू द लैब सेंटर थ्रू वॉशिंग शुड बी डन। Remove all poison from stomach, add 500 ml and remove it. Again add 500 ml and remove it. Process should be continued till all poison is not come out. Even after complete wash, keep some amount of fluid as it is. Okay. Remove the tube through the mouth without entering a single drop of solution into the respiratory tract. Okay. Then use of antidote. The third way, ingested poison मैंने आपको बता दिया. अभी now use of antidote. Antidote का यूज़ हम कॉन्टैक्ट पॉइजन में हमने देखा कि केमिकल एंटीडोट से हम क्या करते थे, एंटीडोट का यूज़ करते हैं। एंटीडोट अल्टीमेटली है क्या, इट इफ़ अ पॉइजन इज़ नॉट रिमूव बाय यूजिंग ओमिटिंग और गैस्ट्रिक लवाज से, ओके, या फिर वो एब्जॉर्ब हो गया है और वो सिस्टमेटिक रूट में पहुंच गया है, या फिर वो अलग रूट से यानी कि इनहेलेशन रूट से अगर लिया गया है, इनहेल्ड रूट से लिया गया है, या फिर कॉन्टैक्ट रूट से लिया गया है, तो डेफिनेटली आपको एंटीडोट का यूज़ करना है। एंटीडोट कितने टाइप का होता है ये देखिए, मैकेनिकल एंटीडोट, फिजिकल एंटीडोट, सॉरी मैकेनिकल एंटीडोट को फिजिकल एंटीडोट भी बोलते हैं, ओके। फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट और यूनिवर्सल एंटीडोट। तो ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल एंटीडोट, तो जो भी कुछ आपका ड्रग रहेगा, द्रव्य विच इनएक्टिवेट्स द पॉइजन फिजिकली, ये देखिए ऑयल, घी, एग वाइट, ओके, एक्टिवेटेड चारकोल, ये क्या करते हैं पता है आपको कि जो पॉइजन आपने कंज्यूम किया है, फिर कोई पेशेंट ने कंज्यूम किया रहता है ना, वो क्या करते थे, इंटरनल म्यूकोजा को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ये सभी जो सब्सटेंस है ना, या फिर जो द्रव्य है ना, दे कवर्स द इंटरनल म्यूकोजा ऑफ आवर पर्टिकुलर स्टमक। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और वो क्या करते हैं, जो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सिस्टमेटिक इफेक्ट भी जल्दी शो नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन डिले होने के लिए पर्टिकुलर फिजिकल एंटीडोट का हम यूज़ करते हैं, ओके। तो फिजिकल एंटीडोट क्या करता है, अल्टीमेटली कवर्स द इंटरनल म्यूकोजा ऑफ आवर स्टमक एंड पर्टिकुलर जब कांटेक्ट नहीं होगा हमारे पॉइजन का विद आवर म्यूकोजा, तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन कम होगा, परफोरेशन, अल्सर की फॉर्मेशन कम होगी, और ये भी होगा कि जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं उसका जो पॉइजन जो है वो ड्यूडेनम में या फिर इंटेस्टाइन में वो पास आउट भी जल्दी नहीं होगा, ओके। तो ये सभी जो फंक्शन है और यू कैन से यूजेस की वजह से हम फिजिकल एंटीडोट का यूज़ करते हैं। तो ऑयल, घी, एग वाइट, एक्टिवेटेड चारकोल, ये एज ए फिजिकल एंटीडोट हम यूज़ करते हैं। केमिकल एंटीडोट देखिए, एंटीडोट विच इनएक्टिवेट्स द पॉइजन, अगर कोई पॉइजन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया है, पेशेंट 4 to 6 to 8 आवर में आता है, बोलते हैं कि मैंने कोई पॉइजन इंजेस्ट किया था, तो डेफिनेटली वी विल चूज़ द केमिकल एंटीडोट, ओके। वहाँ पे हम ओमिटिंग या फिर हम गैस्ट्रिक लवाज यूज़ नहीं करेंगे, वॉशिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पॉइजन क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो चुका है। तो केमिकल एंटीडोट विच एक्टिवेट्स द पॉइजन्स, okay, by interacting with ingested or inhaled poison in circulatory system, use strong base in weak acid case and vice versa, use camenophore or potassium permanganate which neutralize the many poison, okay. This is nothing but our chemical antidote. देन फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, ये देखिए केमिकल एंटीडोट, तो केमिकल एंटीडोट मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई पॉइजन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया है तो वहाँ पे जो बेस्ट एंटीडोट होता है हमारा ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है। लेकिन केमिकल एंटीडोट अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया ना, गैस्ट्रिक लवाज का जो हमारा वे था, ओके, गैस्ट्रिक लवाज का जो वे था, वहाँ पे भी हम केमिकल एंटीडोट ही यूज़ करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो है, या फिर अगर कोई अल्कली का केस है, कोई अल्कली का अगर कोई केस रहेगा, ओके, फिनोल अगर है, फिनोल क्या है, ये कार्बोलिक एसिड है। तो कार्बोलिक एसिड क्या है, अल्टीमेटली ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड जो भी कुछ है, ओके। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस रहेगा, जो हमारा कार्बोलिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सपोज ये हमारा हाइड्रोक्लोराइड या फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक कार्बोलिक एसिड ये वीक एसिड में आता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग अल्कली का यूज़ करना है, ओके। आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग अल्कली एज अ केमिकल एंटीडोट यू विल यूज़ फॉर अ स्टमक वॉशिंग, ओके। दिस इज नथिंग बट केमिकल एंटीडोट। ये बेटर एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो केमिकल एंटीडोट इनएक्टिवेट द पॉइजन बाय इंटरैक्टिंग विद इंजेस्टेड और इनहेल्ड पॉइजन, स्ट्रॉन्ग बेस in weak acid and strong acid in particular weak base, okay। तो केमेनोफोर वगैरह यूज़ करके हम पॉइजन को करते हैं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट देखिए, एंटीडोट विच प्रोड्यूस कॉन्ट्रालेटरल और जस्ट रिवर्स द सिम्टम्स व्हाट प्रोड्यूस बाय द पॉइजन। केमिकल एंटीडोट अगेन रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल एंटीडोट था
वो म्यूकोसा को कवर करा था। केमिकल एंटीडोट हमने गैस्ट्रिक लवाज इससे किया, गैस्ट्रिक लवाज से भी अगर नहीं हो पाता है या फिर वो 6 to 8 आवर ऑलरेडी डन हो गया है, ओके, तो उसके बाद भी हम पर्टिकुलर केमिकल एंटीडोट से क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिट या फिर कुछ हद तक हम पर्टिकुलर पॉइजन के जो सिम्टम है उनको हम नलीफाई कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल जो एंटीडोट ये क्या करता है पता है आपको, कि जो पॉइजन अभी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी स्प्रेड हो रहा है, ओके, ये स्प्रेड पॉइजन को हम क्या करते हैं, ये जो स्प्रेड जो पॉइजन है, इस पॉइजन का जो रिजल्ट है, यानी कि जो इसके जो सिम्टम्स हैं, एसोसिएटेड जो सिम्टम होंगे, उस सिम्टम को क्या करेगा, वो काउंटरलेटिव सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। कौन? हमारा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। तो ये हमारे कौन कौन से आते हैं, देखिए बाल है, EDTA है, प्रवाल पिष्टि इन आवर आयुर्वेदा, स्वर्ण भस्म इन आवर आयुर्वेदा, ओके। तो ये सभी क्या है, पर्टिकुलर हमारे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। तो एंटीडोट विच प्रोड्यूसेस द काउंटरलेटरल इफेक्ट और जस्ट रिवर्स सिम्टम्स व्हाट प्रोड्यूस बाय द पॉइजन, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। तो व्हाट दे आर, बाल है, ये क्या है, बाल ये क्या अल्टीमेटली क्या है, ये चिलेटिंग एजेंट है, ओके। EDTA है, इथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट, प्रवाल पिष्टि, स्वर्ण भस्म, दीस आर द फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, दे जस्ट रिवर्स द सिम्टम्स व्हाट प्रोड्यूस बाय द पॉइजन। The example of such antidote which nullify all kind of poison symptoms produced by the poison, okay। ये देखिए बाल, EDTA, प्रवाल भस्म और स्वर्ण भस्म। The last one is universal antidote. Universal antidote is actually a combination of physical and chemical antidote. Universal antidote ये किसी भी poison में use कर सकते हैं। When the exact nature of poison consumed is not known or person has consumed mixture of poison more than 2 different poison, then a universal antidote may be used as a constitute। वो है क्या अल्टीमेटली, ये देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट में 3 इंग्रेडिएंट आते हैं हमारे, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिन, ओके। टैनिन अल्टीमेटली हमारे टी वगैरह में जो रहता है, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO एंड टैनिन। ये देखिए कहाँ से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ, जो बर्न जो ब्रेड्स होते हैं, ओके, उससे हमें एक्टिवेटेड चारकोल से ऑब्टेन हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड स्ट्रॉन्ग टी से हमें टैनिन ऑब्टेन होता है। तो 50% एक्टिवेटेड चारकोल, 25% मैग्नीशियम ऑक्साइड, 25% टैनिन, ये तीनों को हमें क्या करना रहता है, पर्टिकुलर कंबाइन करके हम पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब द पॉइजन, ओके, इट एब्जॉर्ब द पॉइजन, नॉट एब्जॉर्ब, ओके, यहाँ पे डी लिखा हुआ, इट एब्जॉर्ब द पॉइजन, नॉट एब्जॉर्ब द पॉइजन, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, इट न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड टैनिन प्रेसिपिटेट्स द मेटल एंड अल्कलॉइड्स। ये जो था ना फिजियोलॉजिकल जो एंटीडोट था ना, चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं पता है आपको, कि अगर कोई लेड पॉइजन का केस है, बहुत सारे वहाँ पे मेटल के केस होते हैं, मेटल पॉइजनिंग के केसेस में हम क्या करते हैं पता है आपको, वहाँ पे हम चिलेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट क्या करता है पता है आपको, वो एजेंट किसी मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और बाद में उसी कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देगा, और वो ब्रेक कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पर्टिकुलर मेटल का जो पॉइजन का केस जो भी बॉडी में जो स्प्रेड हो रहा था, या फिर जो मेटल जो स्प्रेड हो रहा था, वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पहले, बाद में वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, ओके, उसका पर्टिकुलर ब्रेकडाउन होता है, और वही ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा चिलेटिंग एजेंट काम करता है। यहाँ पे भी ये देखिए टैनिन क्या करता है, इट प्रेसिपिटेट्स द मेटल एंड अल्कलॉइड्स, टैनिन का ये वर्क है। तो ये तीनों को अल्टीमेटली हम यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं, जो कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ पॉइजन अगर पता नहीं है, या फिर मोर दैन 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉइजन अगर बंदे ने कंज्यूम किया है, देन वी विल डेफिनेटली ऑप्ट टू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सल एंटीडोट, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिन, ओके। टैनिन ये देखिए 1 या फिर 2:1 के आप में 1:1:2 इतने रेशो में आपको क्या करना है, मिक्स करना है। तो एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट लेना है, टैनिक एसिड है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपको 1 पार्ट लेना है। कंबाइन ऑल कंटेंट एंड मेक इट्स पाउडर फॉर्म, टेक 1 टीस्पून क्वांटिटी ऑफ वेल मिक्स चूर्ण इन ग्लास ऑफ वाटर, ओके। आपको इसको ग्लास ऑफ वाटर में ये पाउडर को आपको कंबाइन करना है एंड गिव द पेशेंट फॉर ड्रिंक ऑफ दिस, इफ़ नीडेड देन गिव 1 more ग्लास ऑफ वाटर मिक्स विद द सेम चूर्ण इन दिस, ओके। इतने रेशो में आपको क्वांटिटी मेंशन करना है, ओके। ये आपको रेशो मेंटेन करना है, अदरवाइज जो इफेक्ट है वो कुछ हाइयर होगा, कुछ लोअर होगा, इसलिए जो रेशो बताया गया उतने रेशो में आपको मेंटेन करना है। 1 part टैनिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड 2 part एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द अल्कली नेचर ऑफ पॉइजन, टैनिक एसिड प्रेसिपिटेट्स द इफेक्ट ऑफ अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यूट्रलाइज द एसिड्स, ओके। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड अल्टीमेटली है क्या, ये अल्कलीज है। एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, इफ 6 hours is completely from time of its consumption, all poison
all possible measures or preventive measures or treatment taken but no effects seen, then जो भी कुछ तरीका बताएगा, जो भी कुछ वे बताएगा एब्जॉर्ब पॉइजन को निकालने का, वो अभी आपको यूज़ करना है। एंटीडोट यूज़ किया, ओमिटिंग लिया था, ओके, लेकिन ओमिटिंग नहीं ले सकते क्योंकि 6 आवर डन हो गया है। देन गैस्ट्रिक लवा नहीं ले सकते क्योंकि 6 आवर डन हो गया है, ओके। देन यू विल गो टू द डायरेटिक ड्रग और पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ओके, या फिर जो भी आपके फर्दर जो डायलिसिस के जो टाइप्स वगैरह रहते हैं, ओके, वो वहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो ये देखिए, इफ 6 आवर इज कम्प्लीटेड फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स कंजप्शन, ऑल पॉसिबल मेजर और प्रिवेंटिव मेजर हैज़ बीन टेकन बट ट्रीटमेंट इज नॉट कमिंग और ट्रीटमेंट इज नॉट प्रूविंग हियर, then definitely you will opt this particular give diuretic drug और sweat inducer drug। तो यही रूट है जिसके जैसे जो जिसके थ्रू क्या होंगे, पॉइजन बाहर निकल जाएंगे। तो फोर्स डायरेटिक आपको यूज़ करना है, फ्यूरोसेमाइड्स वगैरह जो रहते हैं, लूप डायरेटिक आपको यूज़ करना है। फोर्स डायरेटिक मेनली इन टॉक्सिसिटी ऑफ एस्पिरिन एंड बार्बिचुरेट्स। पेरिटोनियल डायलिसिस आपको करना है, टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल एंड इथिलीन ग्लाइकोल एंड हीमोडायलिसिस। एंड जो हमारा पर्टिकुलर रेजिन डायलिसिस यहाँ पे नहीं आएगा, कुछ और आएगा, यू करेक्ट इट, ओके। तो ये हीमोडायलिसिस और जो भी कुछ अदर जो डायलिसिस के जो टाइप्स है वो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड में वो स्प्रेड हो गया है एंड यू हैव टू चेंज दैट होल ब्लड, ओके। सो दैट्स वाई यू आर यूजिंग द डायलिसिस वे। देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना है। पेन अगर हो रहा है तो मॉर्फिन आपको देना है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो डेफिनेटली यू विल वेंटिलेशन आप दोगे, ओके। हाइपोटेंशन या फिर लो पल्स रेट है तो हार्ट स्टिमुलेंट ड्रग आप दोगे। फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग दोगे। डिहाइड्रेशन है तो आपको वहाँ पे फ्लूइड थेरेपी देना है। वोमिटिंग एंड डायरिया शुड नॉट स्टॉप एट दिस इनिशियल स्टेज, दिस प्रोवाइड द वे ऑफ द क्लियरेंस थ्रू द बॉडी। पॉइजन को निकालने का एक ही रूट है, हमारे डायरिया या फिर यूरिन। और अगर इनिशियली अगर वो किसी पॉइजन के वजह से अगर होता है तो डेफिनेटली उसको नहीं रोकना चाहिए बिकॉज नेचुरली मैकेनिज्म है कि कुछ पॉइजन इस रूट से बाहर जाते हैं। तो इनिशियल ओमिटिंग एंड डायरिया दैट यू शुड नॉट स्टॉप इट, ओके। एक्सेसिव अगर ओमिटिंग हो रहा है तो एंटी एमिटिंग पेशेंट को देंगे। डिस यूरिया या फिर डिफिकल्ट इन यूरिनेशन या फिर ओलिग्यूरिया, लो इन यूरिन, ओके, ये सभी कंडीशन में गिव इन्फ्यूज़न ऑफ 50% और 10% डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन और यूज़ नॉर्मल सलाइन। रिमेंबर एक्सेस शुड नॉट, ओके, जो भी कुछ आप ये दे रहे हो इसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। इन इंसोम्निया यूज़ डिप्रेसेंट ड्रग, ओके, डिप्रेसेंट्स ड्रग। तो ये सभी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ये आपको देना है क्योंकि इसी सिम्टम की वजह से जो ये सिम्टम अगर फर्दर प्रोग्रेस हुआ तो डेफिनेटली पेशेंट डाई हो जाएगा। तो पेन के लिए मॉर्फिन और पेथिडीन, रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, हाइपरटेंशन के लिए लो पल्स रेट के लिए आपको हार्ट स्टिमुलेटर ड्रग देना पड़ेगा। फ्लूइड थेरेपी कंटिन्यू आपको चालू रखना पड़ेगा। फीवर में एंटीपायरेटिक ड्रग, डिहाइड्रेशन में अगेन आपको सॉल्ट वाटर यूज़ करना है, फ्लूइड थेरेपी यूज़ करना है। एक्सेसिव मीटिंग में आपको एंटी एमिटिक देना है, ओके। मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ स्टेटस, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन केस वी शुड टेक केयर ऑफ टेम्परेचर, कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेशन और कार्डियक सर्कुलेशन, ओके। मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ स्टेटस, अगर पॉइजन की वजह से जो सिम्टम आ रहे थे वो भी सबसाइड हो गए हैं तो डेफिनेटली आप 24 आवर तक रीअश्योर करोगे by checking the regular checking of this particular temperature, consciousness of the patient, respiration of the patient और cardiac circulation, BPR जो पल्स रेट है या फिर जो हाइपोटेंशन या फिर जो आपके BP है, ये सभी कम नहीं होने चाहिए। जो हार्ट का जो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो रिलैक्सेशन है, टैकीकार्डिया है, ये सभी नहीं होना चाहिए। तो रेगुलर आपको ये 2 to 3 आवर आपको चेक करना पड़ेगा फॉर 24 आवर या फिर 24 to 48 आवर में आफ्टर ट्रीटिंग द पॉइजन एज वेल, ओके। तो ये मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ स्टेटस आफ्टर ट्रीटिंग द पॉइजन यू हैव टू मेंटेन अप टू द 24 to 48 आवर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एज पर आवर मॉडर्न व्यू।